So, good morning class 12C. Earlier I have discussed, previous class I have already discussed regarding revaluation account. What is revaluation account? Revaluation is a nominal account. And हमने ये डिस्कस किया था कि एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स प्लस होती है तो डेबिट, एसेट्स माइनस होती है तो क्रेडिट. ठीक है, वैसे ही लाइबिलिटी अगर प्लस होती है तो क्रेडिट और लाइबिलिटी अगर घटती है तो डेबिट. ठीक, और वैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो हमारी पिछली बैलेंस शीट्स में नहीं है, सो एसेट्स अगर बढ़ जाती है तो डेबिट और अगर एसेट्स घट जाती है तो क्रेडिट. वैसे ही लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो क्रेडिट और अगर लाइबिलिटी घट गई तो डेबिट. ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल डिस्कस रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 39. So first entry, I will discuss regarding first entry in revaluation account, how to create revaluation account. So question number 39, pass the necessary entry, journal entry. ठीक है, journal entries in revaluation. So first of all, the first entry, land and building. The first entry is land and building undervalued by rupees 2 lakh. लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हो रही है, गलती से रिड्यूस हो रही है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से रिड्यूस होना और ओवर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से बढ़ना. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था ये. ठीक, हम अंडर वैल्यूड की बात कर रहे हैं. अंडर वैल्यूड का मतलब गलती से कम हो गई तो हम क्या करेंगे? बढ़ाने का काम करेंगे. वहां पे एंट्री जो पोस्ट होगी वो होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बढ़ गई और हमारी उतने से कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई. तो एक बार फिर चेंजेस हुआ ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक, तो कितने का चेंजेस हुआ? रुपीज 2 लाख का. ठीक है, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट रीवैल्यूड. ये तो थी फर्स्ट एंट्री. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे. अगर ओवर वैल्यूड होगा तो घटाएंगे. अंडर वैल्यूड है तो हम बढ़ाएंगे. लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? एसेट्स होती है. एसेट्स क्या होती है? ऑलवेज डेबिट होता है. तो एसेट्स डेबिट होता है तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2 लाख रुपीज. नाउ द सेकेंड एंट्री. सेकेंड, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%. ठीक है, यानी सेकेंड जो एंट्री है आपकी, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20% in bracket book value of stock rupees 60,000. क्वेश्चन क्या है? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%. ठीक है, सो स्टॉक क्या हो रहा है? ओवर वैल्यूड. ठीक, सो हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे? 20% है. वेट फॉर 2 minutes. So the stock is overvalued by 20%. Book value of stock 60,000. ठीक है, सो कैसे निकालेंगे कितना स्टॉक जो है एक्चुअल वैल्यू कितने से ओवर वैल्यूड हुआ है स्टॉक. ठीक है, सो ओवर वैल्यूड निकालने का क्या तरीका है?
ठीक है, पता है। तो फर्स्ट एंट्री आई थिंक क्लियर होगी। नेक्स्ट एंट्री, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड गलती से बढ़ गया तो ये कंफर्म है कि स्टॉक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स। ठीक है, अगर ये बढ़ जाता तो हम इसको प्लस करते, क्योंकि ओवर वैल्यूड है तो माइनस करते। अंडर वैल्यूड के केस में एसेट्स को हम बढ़ाते हैं और ओवर वैल्यूड के केस में हम एसेट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगी एंट्री, रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या करेंगे, टू स्टॉक। ठीक है, बीइंग स्टॉक वैल्यू, स्टॉक रीवैल्यू। ठीक है, अब ये कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाई 20%, बढ़ गया 20% से, और बुक वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है स्टॉक की बुक वैल्यू जो है वो 60,000, टोटल बुक वैल्यू दे रहा है 60,000, यानी ये जो टोटल वैल्यू है वो 120% की होगी। तो हमको चाहिए कितना, 20%। कभी भी ओवर वैल्यूड होता है तो 100 प्लस में हम 100 में बढ़ाकर बोलते हैं तो टोटल होता है 120%। ठीक है, सो हम ऐसे लिखेंगे 120% की वैल्यू है 60,000, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 60,000, सामने वाले को सामने और ऊपर वाले को जस्ट नीचे। ठीक है, तो हो जाएगा 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपीज से रिवैल्यूएशन डेबिट, 10,000 से स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक बार फिर समझते हैं, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, बुक वैल्यू इन ब्रैकेट ऑफ स्टॉक रुपीज 60,000, बढ़ा हुआ है बाय 20%, तो टोटल बढ़ा हुआ है 120% की वैल्यू 60,000 है, तो हमें चाहिए कितना, 20%। सो 20% की 120 की वैल्यू 60,000 है, तो कितने से बढ़ा, 20% की वैल्यू कितनी है, 60,000 इंटू 20, और 120 को नीचे ले आओ, 10,000 रुपये से हमारे स्टॉक की एंट्री क्या कर दिया हमने, रिवैल्यूट कर दिया और स्टॉक को रिड्यूस कर दिया, एसेट्स को रिड्यूस कर दिया। नाउ नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 3, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000, ठीक है, टू एन एक्स एम्प्लॉय। ठीक, द थर्ड एंट्री है, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन ऑलवेज क्रेडिट होता है, याद रखना। प्रोविजन एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटीज ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, सो प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय, यानी एक एक्स एम्प्लॉय को पैसा देना था कंपनी को, और कंपनी ने अभी तक दिया नहीं था, तो उसके लिए प्रोविजन करना है, और प्रोविजन करने का मतलब ही है लाइबिलिटी। ठीक है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। ठीक, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन, यानी हमको प्रोविजन करना है, और प्रोविजन करने का मतलब ही है लाइबिलिटी। ठीक है, सो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखें, अगर लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, प्रोविजन करने का मतलब होता है लाइबिलिटी बढ़ रही। ठीक, सो लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, सो हम प्रोविजन फॉर कंपनसेशन जो कि लाइबिलिटी है, तो हम एंट्री बनाएंगे। थर्ड एंट्री है इस क्वेश्चन की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन या प्रोविजन फॉर क्लेम या कंपनसेशन अकाउंट, बीइंग कंपनसेशन वैल्यू, बीइंग कंपनसेशन रीवैल्यूड। अब एंट्री कैसे पास करोगे, एंट्री का तरीका हमने बताया, 20,000, और हमेशा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, रिवैल्यूएशन से। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन एक कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है,
लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, और एंट्री रिवैल्यूड हुई, यानी 20,000 की वैल्यू छूटी थी तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, और प्रोविजन फॉर कोई भी प्रोविजन होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी को हमने और क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया ₹20,000 से। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट फोर्थ नंबर एंट्री। फोर्थ नंबर एंट्री क्या है, इंपॉर्टेंट एंट्री है। सन्ड्री डेटर्स अपीयर्स इन द बुक्स 1,50,000। सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, appeared in the books, appeared in the books rupees 1,50,000। ठीक, और एंट्री है they are estimated to produce, they are estimated to produce not more than 1,30,000। इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब ये है, एक बार फिर प्रोविजन आ गया आपके सामने। सन्ड्री डेटर्स अपीयर्स इन द बुक्स, यानी हमारे बुक्स में जो सन्ड्री डेटर्स थे वो कितने थे, 1,50,000। दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000, यानी जिसको हम गुड सोल्ड करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। ठीक, ये तो पता है। ठीक, 1,50,000 टोटल डेटर्स थे, जिसमें से 1,30,000 ही डेटर्स पैसा दे पा रहे हैं, बाकी 20,000 के डेटर्स ऐसे थे जो पैसा नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए तो सन्ड्री डेटर्स का मतलब है एसेट्स होती है सन्ड्री डेटर्स, और उसके लिए 20,000 के लिए हमको प्रोविजन करना, यानी हम समझते हैं सन्ड्री डेटर्स अपीयर्स इन द बुक्स। इंपॉर्टेंट एंट्री है 1,50,000, 1,50,000 रुपये हमको सन्ड्री डेटर्स से पैसा मिलना था। दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000, यानी ये ऐसा पैसा है जो कह रहा है कि 1,50,000 में से 1,30,000 ही मिलेगा, बाकी डूब जाएगा। यानी डूबने को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर सन्ड्री डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी 20,000 हो सकता हो कि आपको पैसा ना मिले। जब नहीं मिलेगा तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जो हमको 20,000 का हमको क्या करना है, प्रोविजन करना है। तो कंपनी के ऊपर एक तरीके से एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई और एसेट्स हमारी क्या हो गई, घट गई। तो उस केस में हम लोग एंट्री बनाते हैं रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, being sundry debtors revalued, ठीक है, कितने से, 20,000 रुपीज। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर्स इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। ठीक है, तो ये एंट्री क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 of ₹10,000 received in commission। एंट्री समझो, ठीक है। सो एंट्री क्या क्रिएट होगी, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड द कमीशन। ठीक है, मान लेते हैं टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 के थे, टोटल क्रेडिटर्स, जिसमें से 10,000 रुपीज ऐसा था 10,000 रुपीज ऐसा था
जो जिसका मतलब क्रेडिटर्स से नहीं था, जिसका मतलब सीधा कमीशन से था, ठीक है, जिसका मतलब किससे था, कमीशन से, ना कि क्रेडिटर्स से। तो वो 10,000 रुपये क्रेडिटर्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। समझो, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड इन कमीशन, यानी ऐसे क्रेडिटर्स जो सपोज हम कर लेते हैं टोटल क्रेडिटर्स 20,000 के थे, लेकिन उस 20,000 में 10,000 क्या था, कमीशन इंक्लूड था। तो क्रेडिटर्स अलग होता है और कमीशन अलग, कमीशन का पार्ट अलग होता है, ठीक है ना। तो टोटल क्रेडिटर्स हम मान लेते हैं 20,000 के थे, जिसमें से 10,000 रुपये क्या था, कमीशन था, ठीक। क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000। क्रेडिटर्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्रेडिटर्स क्या है, ऑलवेज लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में 10,000 का ऐसा अमाउंट था जो कमीशन का था, ना कि क्रेडिटर्स का। तो क्रेडिटर्स में 10,000 रुपये का ऐसा अमाउंट था जो कमीशन का था, तो हम कमीशन उतना हम 10,000 रुपये से हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को कम कर देंगे। और जब कम करेंगे तो क्रेडिटर्स जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स डेबिट, ठीक है, क्रेडिटर्स डेबिट एंड टू व्हाट, revaluation account being amount revalued, ठीक है, being amount revalued। कितने का अमाउंट था, टोटल ₹10,000, ठीक है। तो ये एंट्री नंबर थी आपकी 5, एंट्री नंबर 5, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। So first I will discuss entry number 7 and 8, ठीक है। तो एंट्री नंबर 6, ठीक है, चलो एंट्री नंबर 6 डिस्कस करें। एंट्री नंबर 6, ठीक, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 which was previously discounted with the banker, ठीक है। यानी ये समझ लो कि बिल जब लिखते हैं हम तो एंट्री बनाते हैं ड्रॉयर, यू नो वेरी वेल, ड्रॉयर एंड ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब होता है परचेजर और ड्रॉयर का मतलब होता है सेलर, बेचने वाला और खरीदने वाला। जब हम गुड्स सोल्ड करते थे तो एंट्री बनाते थे, सपोज करो ए और बी, ठीक। तो बिल लिखने का काम सेलर करता था, BR डेबिट टू बी, ठीक। ये क्या एंट्री करेगा, ए डेबिट टू BP, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 which was previously discounted, और ये बिल लिखा गया था A4 में, ठीक। इसके ऊपर लिखा गया था B के ऊपर, और इसकी जो B की ए जब सोल्ड कर रहा है B को, तो मैच्योरिटी डेट थी, मैच्योरिटी डेट आफ्टर 3 months, यानी 3 महीने के बाद, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई की 3rd को मैच्योरिटी डेट थी हमारी, ठीक है। अब ए को पैसे की नीड थी, ठीक है। ए बिल को क्या करता है, बिल बैंक को दे करके पैसा ले लेता है, ठीक। वही लिख रहा है, a bill of exchange of ₹40,000 which was previously discounted with the banker। यानी जब बैंक ए क्या करता है, ए को पैसे की नीड है, ये तो बी, मिस्टर बी जो है पैसा कब देंगे, 3 महीने बाद, यानी 3 जुलाई सपोज, ठीक। 1/4 को सपोज करो हमने बिल लिखा और ए ने ये बिल लिखा बी के ऊपर, बी ने वापस कर दिया, ए के लिए BR और बी के लिए BP। तो उस कंडीशन में जब इसको पैसे की नीड होगी तो 1/4 में इनसे बिल साइन करा के ले लिया इन्होंने, ठीक। ये तो 3 महीने बाद पैसा देंगे। तो इस केस में ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉई को पैसे की नीड होती है, तो ड्रॉई के पास डिस्काउंटेड कहने का मतलब है कि बैंक कुछ पैसा काट करके दे देता है, ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, डेबिट जिसको हम बोलते हैं, और टू क्या हो जाता है, BR ए के पास से बैंक पे चला जाएगा, ठीक। टोटल बिल, टोटल सपोज करो हमने इसको 10,000 का बिल लिखा था, ठीक है, 10,000 सपोज, ठीक। सो 10,000 का बिल था, जब ये बैंक के पास गया था तो
तो बैंक ने इसको कितना दिया, 9600। ठीक है, अब बिल किसके पास है, बैंक के पास है। बी क्या करेंगे, सीधा बैंक जा करके अपना बैंक को हमारे बिहाफ पे क्या करेगा, हमने तो बैंक से पैसा ले लिया, लेकिन बी क्या करेगा कि जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो हमारे पास ना आकर के ये बैंक को सीधा पैसा देगा और बिल का हिसाब किताब खत्म। तो उस केस में हम बताना चाह रहे थे, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, यू नो वेरी वेल कि डिस्काउंटेड मीन्स क्या है। बिल लिखने का काम, फिर हमने लाइबिलिटीज के ऊपर क्रिएट हुई, इसके ऊपर एसेट्स, क्योंकि इसको आज नकल पैसा मिलना था। इन भाई साहब को ए को पैसे की जरूरत ज़्यादा थी, नीड ज़्यादा थी, इन्होंने क्या किया, 1/4 में बिल को बैंक के पास गिरवी कर दिया, यानी बिल चला गया बैंक के पास, बैंक ने हमको पैसा दे दिया 9600, 400 का। ठीक है ना, तो बैंक अपना हमेशा फ़ायदा देखती है उस केस में, तो हमने ये एंट्री बनाई। ठीक, अब कह रहा है कि वॉज डिसऑनर्ड एंड 31 मार्च 2018 बट नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड फॉर इट, यानी बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक, तो उस केस में हम एंट्री नंबर 5 का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एंट्री नंबर 6 का। ठीक है, सो उस केस में हमारे पास एंट्री बन जाएगी, हम हमेशा एंट्री बनाएंगे, डिसऑनर हो गया, जबकि ये पैसा क्या होना चाहिए था, बैंक को मिलना चाहिए था, हमने तो बैंक से ले लिया। बी ने मैच्योरिटी डेट पर पैसा नहीं दिया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो केस नंबर 6 में जो हम एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ठीक है, समझो, एंट्री बनेगी तब हमको बैंक को पैसा देना पड़ेगा। ठीक, उस केस में हमारे पास हमने जिनको सोल्ड किया है, एक तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, डेटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो इस केस में जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, जब बिल का पैसा नहीं मिला मैच्योरिटी डेट में, तो एक बार फिर जब हमने जिसको सोल्ड किया है उस उधार पे, एक बार फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स बढ़ जाएंगे, यानी एसेट्स एक बार बढ़ जाएगी, यानी हम ये मान लेंगे आज ना कल वो पैसा देंगे ही देंगे। यानी एक तरीके से हम जो एंट्री पास करेंगे, तो हम समझाने के लिए बता रहे थे। ठीक है, हम जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री क्या पास करेंगे, हमारे पास एक बार फिर हमने जिसको सोल्ड किया है, हमारे पास डेटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज न कल फिर ये पैसा देगा। और बदले में हमने बैंक से पैसा ले लिया था, तो हम क्या करेंगे, बैंक को पैसा हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बीइंग एंट्री मेड, ठीक है, फॉर सन्ड्री डेटर्स, कितने का, 40,000 रुपीज का। समझना, हमने फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, इस एंट्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। A bill of exchange 40,000 which was previously discounted with the banker was dishonored but no entry has been passed। ये मानो सीधा कि जब सेलर था, सेलर ने मिस्टर बी ड्रॉई जो कि परचेजर थे, जब ये इनके ऊपर बिल लिखे होंगे तो ये बनाया होगा एंट्री BR डेबिट टू बी, और इन्होंने एंट्री बनाया होगा A डेबिट टू BP। अब इन्होंने जो एंट्री पास किया था, मैच्योरिटी डेट 3 महीने बाद थी, 3 महीने बाद भी पैसा देंगे, नहीं दे पाए उस केस में। तब तक 1/4 में जब इन्होंने बिल लिखा था, इनको पैसे की नीड थी, 1/4 में इन्होंने बैंक को बिल दे दिया, बिल दे करके पैसा ले लिया, तो इनके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, BR। ठीक है, अब ये मैच्योरिटी डेट में जब पैसा नहीं दे पाए, तो हमारी बुक्स में स्टैंड हो जाता है ये पैसा, यानी बी आज ना कल पैसा देंगे, तो हमारा डेटर्स बढ़ जाएगा। और बदले में जब हमने बैंक से पैसा लिया था, मैच्योरिटी डेट में नहीं दे पाया वो बंदा, तो हमको ही तो देना पड़ेगा, तो डेटर्स हमारे बुक्स में स्टैंड हो जाएंगे, और बदले में हमारे पास से क्या हो जाएगा, पैसा चला जाएगा 40,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, अगली एंट्री, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक, नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 क्या है, वैल्यू ऑफ मशीनरी is to be decreased to 1,20,000, book value 2 lakh। ठीक है, so decrease to, यानी value of machinery is to be decreased to 1,20,000। ठीक, और ये एंट्री नंबर 7। ठीक, एंट्री नंबर 7 ये है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी,
वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू रुपीज 1,20,000 और बुक वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से हम बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू 1,20,000, बुक वैल्यू 2 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पे हमको एंट्री क्या बनानी, देखो एंट्री वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000, बुक वैल्यू 2 लाख रुपए है और 2 लाख से घट के कितना हो गया 1,20,000, कितना घट गया 80,000 रुपीज, यानी 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दीजिएगा तो हमें ये बताना है कितना डिक्रीज हुआ। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000, बुक वैल्यू रुपीज 2 लाख, यानी 2 लाख से वैल्यू कितनी हो गई 1,20,000, कितना रिड्यूस हुआ 80,000 रिड्यूस हुआ। उस 80,000 की एंट्री क्या रिड्यूस हुआ, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई। जब भी हम मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो मशीनरी क्या हो जाएगी क्रेडिट और बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। तो उस केस में हम एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है। बीइंग मशीनरी, बीइंग अमाउंट ऑफ मशीनरी डिक्रीज्ड, ठीक है, रुपीज 20,000, ठीक है। सो ये एंट्री थी और लास्ट एंट्री, 2 more entries in this question. The value of machinery decreased by, देखो is to be decrease, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो आप इसमें बुक वैल्यू में से इसको माइनस करोगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाई रुपीज, तो कोई अगर बाई वर्ड आ गया तो बाई के बाद जितनी वैल्यू लिखी है सीधा सीधा हमको वही पोस्ट कर देना है, यानी 1,20,000। और अगर इस टू बी दिया होता तो हम कंपैरिजन करके एंट्री 2 लाख में से 1,20,000 माइनस करते 80,000 की एंट्री पोस्ट कर, लेकिन बाई वर्ड ये शो करता है कि आपको वैल्यू निकाल करके दे रखा है कि कितनी वैल्यू से डिक्रीज किया 1,20,000 रुपीज से। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वंस अगेन एंड टू मशीनरी अकाउंट, लास्ट एंट्री इन दिस क्वेश्चन। Now last entry, expenses on revaluation 8,000 have been paid by partner X, ठीक है। सो कोई भी अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है तो हम एंट्री बनाते हैं रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक या टू कैश, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पार्टनर पेड ऑफ कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस को कौन पेड ऑफ कर रहा है पार्टनर, ठीक है। रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन रुपीज 80,000, और रिवैल्यूएशन को जब भी एक्सपेंसेस होगा तो एक्सपेंसेस के केस में हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और हम कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी उस पैसे को कौन दे रहा है मिस्टर एक्स, ठीक है। सो एक्स कैपिटल अकाउंट, अगर यहाँ देता एक्सपेंसेस पेड, ओनली एक्सपेंसेस पेड, तो हम एंट्री बनाते रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक, रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैश रुपीज 8,000, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39 has done, clear? So now tomorrow I will discuss question number 40.